क्लासेस बायो क्लासेस में आप सबका मोस्ट वेलकम है। और हम लोग अपनी बायो की क्लास जल्द स्टार्ट करने वाले हैं, तो जल्दी से सारे बच्चे अपनी एनसीईआरटी ओपन कर लें। 12th क्लास की एनसीईआरटी बायो की बुक, जिसमें हमारा पहला चैप्टर आज रिप्रोडक्शन टॉपिक से स्टार्ट होगा। और उम्मीद है आपने अब तक अपनी एनसीईआरटी ओपन कर ली होगी बेटा मीमांसा डीआर क्लासेस में। और आज में हमारा जो बायो का पहला टॉपिक है, एनसीईआरटी ओपन करके देखिए, बायो का पहला चैप्टर हमारा है रिप्रोडक्शन की यूनिट से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को हम आपसे बहुत जल्दी ही डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, किस तरह से हम रिप्रोडक्शन टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो इस मीमांसा डीआर प्लेटफॉर्म में जल्दी से ज्वाइन होके हम लोग टॉपिक को स्टार्ट कर दें। तो उम्मीद है सबने अपनी अपनी एनसीईआरटी ओपन कर ली होगी बेटा, उम्मीद है सबने अपनी एनसीईआरटी ओपन कर ली होगी। चलिए एनसीईआरटी ओपन करने के बाद हम लोग अपने टॉपिक को, चैप्टर को देखते हैं कि हमारा टॉपिक कहाँ से कहाँ स्टार्ट है। तो देखिए रिप्रोडक्शन की यूनिट जो एनसीईआरटी की है, जो हमारी एनसीईआरटी में रिप्रोडक्शन वाली यूनिट है बच्चों, उस रिप्रोडक्शन की यूनिट से हम लोगों को क्या क्या डिस्कस करना है। एनसीईआरटी सभी बच्चों ने अपनी ओपन कर रखी है बेटा? यस। तो अगर एनसीईआरटी सबने ओपन कर रखी है तो रिप्रोडक्शन टॉपिक से हमारे पास 3 चैप्टर है। चैप्टर 1 हमारा आज स्टार्ट होने वाला है, जिसका बेसिक प्रिंसिपल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। यूनिट फर्स्ट का पहला टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। एंजियोस्पर्म का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे। और जब ये चैप्टर बच्चों, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पूरा हो जाएगा तो हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ देखेंगे जो एनिमल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, जिसमें डायरेक्टली एनसीईआरटी हम लोग को पढ़ाएगी अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इज इट क्लियर? और तीसरा चैप्टर रिप्रोडक्शन का छोटा जरूर है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है नीट में, जिसमें हम लोग रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट या रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में डिस्कस करते हैं ह्यूमन सोसाइटीज़ की। तो हमारा तीसरा चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता है। इन तीनों टॉपिक को जोड़ के एनसीईआरटी ने रिप्रोडक्शन की 12th में पहली यूनिट बना रखी है बेटा। तो आज हम मीमांसा डीआर क्लासेस में अपने रिप्रोडक्शन की नई यूनिट की शुरुआत करते हुए बेटा, सबसे पहले हम रिप्रोडक्शन में देखेंगे कि एनसीईआरटी ने एक फोटोग्राफ दिया हुआ है एक साइंटिस्ट का, जिनको हम लोग पंचानन महेश्वरी के नाम से जानते हैं बेटा। और इस पंचानन महेश्वरी में आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, बस ये याद रखना है कि जो पंचानन महेश्वरी हैं ये बहुत फेमस इंडियन एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने जो प्लांट के एम्ब्रियो की संरचना है उसको पहली बार बहुत डिटेल में डिस्क्राइब किया है कि प्लांट के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो एम्ब्रियो बनता है, भ्रूण बनता है, उसकी संरचना कैसी होती है। तो ये पॉइनियर हैं, बहुत बेसिक प्रिंसिपल पॉइनियर साइंटिस्ट हैं, इंडियन साइंटिस्ट हैं, बॉटनी के पंचानन महेश्वरी। इसी का फोटोग्राफ इन्होंने दिया हुआ है एनसीईआरटी ने। और देखिए हमारा पहला टॉपिक एनसीईआरटी का स्टार्ट हो चुका है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स। बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में हम लोग डायरेक्टली डिस्कस करने वाले हैं क्या क्या। चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में। सबने अपनी एनसीईआरटी ओपन कर रखी है, कॉपीज और बुक। तो फ्लावरिंग प्लांट्स किसको कहते हैं बेटा? जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं। कौन से प्लांट्स बेटा? एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म प्लांट हम लोग ने सुने बेटा। तो जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं उन्हीं को हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स के नाम से जानते हैं। तो एंजियोस्पर्म को ही हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं बेटा। चलिए हम लोग देखते हैं एंजियोस्पर्म के बारे में। एंजियोस्पर्म्स, मे आई क्लियर? तो चलिए हम लोग एंजियोस्पर्म्स के बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं कि एंजियोस्पर्म किस तरह से डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो एंजियोस्पर्म हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं और इनमें किस तरह से रिप्रोडक्शन होगा, मे आई क्लियर? तो देखिए जो एंजियोस्पर्म्स हैं उनको अभी अभी मैंने बोला ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। कैसे प्लांट्स हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। इन प्लांट्स में फ्लावर पाया जाता है। जितने भी लोअर प्लांट्स हैं जो 11th के एनसीईआरटी में हम लोग ने पढ़ा था, जैसे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, उनमें किसी भी तरह का कोई फ्लावर पाया नहीं जाता बेटा। क्लियर है? तो एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स हैं और फ्लावर के साथ साथ इनमें फ्रूट भी प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है? फ्रूट प्रोडक्शन। तो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग प्लांट ही एंजियोस्पर्म हैं। सबसे पहले इस बात को आप नोट कर लें और जान लें। इज इट क्लियर? नेचर में जितने भी प्लांट्स आप देखते हैं, हम जिस एरा में रह रहे हैं सीनोजोइक एरा बेटा, करंट एरा है। इस एरा में चारों ओर एंजियोस्पर्मिक प्लांट ही डोमिनेटिंग प्लांट्स हैं। गुलाब, कमल, चंपा, चमेली, ठीक है ना, आम, नीम, जामुन, बरगद, सब एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं। दे हैव फ्लावर्स एंड फ्रूट्स विच आर अ साइन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइन है। क्लियर है बेटा? ये प्लांट इस अर्थ पर डोमिनेटिंग है, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा दिखाई देने वाले हैं। मैं क्लियर? क्लियर? तो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में सबसे पहले हमको किस किस टॉपिक को डिस्कस करना है? बच्चे सीक्वेंस में जरा देखेंगे सारे बच्चे। सबसे पहले एनसीईआरटी हमको फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ाएगी कि फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा होता है प्लांट में। मैं क्लियर? फ्लावर के बाद वो पढ़ाएगी कि फर्टिलाइजेशन से पहले कौन से स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं और कौन सी प्रोसेस होती है बेटा, जिसको प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हम लोग पढ़ेंगे, उनके स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। क्लियर है बेटा? और फिर प्लांट में हम लोग पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन, जिसको सारे बच्चे यूनिक कैरेक्टर से जानेंगे, जिसका नाम हम लोग बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। मैंने बताया ना एंजियोस्पर्म में ही केवल पाया जाता है। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के बाद हम लोग प्लांट का पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन, जिसको किस नाम से? बोलो। डबल फर्टिलाइजेशन एनसीईआरटी में देख रहे हैं सारे बच्चे, ठीक है ना। डबल फर्टिलाइजेशन देखिए मेंशन्ड है एनसीईआरटी में भी। मे आई क्लियर? और डबल फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद कुछ चेंजेस प्लांट में फर्टिलाइजेशन के बाद होंगे। उन सारी घटनाओं को, इवेंट्स को, स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड स्ट्रक्चर, है ना। कुछ प्री फर्टिलाइजेशन, कुछ पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो बाद में हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। मे आई क्लियर? स्ट्रक्चर जो भी बनेंगे प्लांट में एंड इवेंट्स। मे आई क्लियर बेटा? और लास्ट टॉपिक हमारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बिल्कुल अंत में हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा, वो एनसीईआरटी ने 2 रिप्रोडक्टिव प्रोसेस दे रखी है। एक का नाम एपोमिक्सिस है और दूसरा पॉलीएम्ब्रियोनी। तो हम लोग एपोमिक्सिस भी पढ़ेंगे, क्या होता है प्लांट में, बताने वाले हम बहुत जल्दी आपको। मीमांसा DRER क्लासेस से जल्दी से आप जुड़ते रहें इस चैनल से, ताकि आप नीट के लिए अच्छी तैयारी अपनी कर सकें मीमांसा DRER क्लासेस में। और एपोमिक्सिस के साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे पॉलीएम्ब्रियोनी। क्या पढ़ेंगे? पॉली एम्ब्रियोनी, जिसको बहुभ्रूणता के नाम से जानते हैं। क्लियर है बेटा? इतनी सारी बातें हम लोग को डिस्कस करनी है। तो देखिए एनसीईआरटी ने अपने पहले ही पेज में फ्लावर के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया हुआ है कि फ्लावर किस तरह का स्ट्रक्चर है। फ्लावर की उन्होंने वैल्यू बताई है कि फ्लावर का रिलेशन इमॉर्टल है। शुरू से ही फ्लावर जो है वो मैन से रिलेटेड है। और इस फ्लावर के स्ट्रक्चर को अगर हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो फ्लावर में जो डंडी होती है, देखिए एक स्टॉक होता है फ्लावर का, है ना। इस फ्लावर की डंडी को पेडिसल कहते हैं, नोट करते जाएंगे। फ्लावर की डंडी को पेडिसल कहते हैं। क्लियर है बेटा? और फिर ये वाला पार्ट जहाँ से कैलिक्स, करोला, सेपल, पेटल निकलते हैं, उस पार्ट को थैलेमस कहते हैं। क्या बोलते हैं? थैलेमस। मैं क्लियर? थैलेमस, ठीक है ना। इसके बाद ये जो ग्रीन कलर का फ्लावर में पार्ट है, इसको सेपल कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेपल। बहुत सारे सेपल्स को जोड़कर कैलिक्स बनता है फ्लावर में। क्लियर है बेटा? इसके बाद जो कलरफुल पार्ट है फ्लावर का, है ना, उसको पेटल्स कहते हैं। कोई बच्चा आंसर दे सकता है कि जो पेटल्स हैं ये कलरफुल क्यों होते हैं? रेड या ऑरेंज या येलो कलर के क्यों होते हैं? वाई मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स पेटल्स आर कलरफुल? क्योंकि सर ये लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। ये लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, ये आंसर सही नहीं है बेटा। कलरफुल पेटल्स इसलिए होते हैं ताकि ये इंसेक्ट्स को आसानी से अट्रैक्ट कर सकें फॉर पॉलिनेशन बेटा। परागण की क्रिया सबने सुनी है बेटा। अगर फ्लावर का करोला बहुत कलरफुल नहीं होगा तो इंसेक्ट उसकी ओर अट्रैक्ट नहीं होगा और प्लांट अपना पॉलिनेशन नहीं कर पाएगा। इज इट क्लियर? है ना, कलरफुल होने का पर्पज है। और मेल पार्ट जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, मेल पार्ट में ऊपर की ओर एंथर सबको दिख रहा है बच्चों, एंथर दिख रहा है, और नीचे फिलामेंट भी दिख रहा है। एंथर और फिलामेंट को जोड़कर, एंथर और फिलामेंट को जोड़कर बच्चों बोलते हैं स्टेमेन। क्या बोलते हैं? ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है स्टेमेन, ठीक है ना। एंथर और फिलामेंट को जोड़कर स्टेमेन कहते हैं बेटा। और फीमेल पार्ट में आपको ओवरी दिख रही है बच्चों को, स्टाइल दिख रहा है और स्टिग्मा भी दिख रहा है। तो ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा, फ्लावर में ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा को मिलाकर ही हम लोग बोलते हैं कार्पल। क्या बोलते हैं बच्चों? कार्पल। इसी कार्पल का दूसरा नाम पिस्टल भी है। कार्पल और पिस्टल सेम चीज़ है बेटा। ये ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा से बना है। तो मे आई क्लियर द फ्लावर स्ट्रक्चर? क्लियर है? तो एक फ्लावर में कितने पार्ट्स होते हैं? कौन बच्चा आंसर देगा? बेसिकली चार वॉल्स हैं, घेरे हैं, ठीक है ना। उन 4 वॉल्स के नाम कौन बच्चा बताएगा? जल्दी जल्दी आंसर। 4 वॉल्स ऑफ द फ्लावर।
सेंट्रोसियम हाँ, तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं सेपल्स, यस सर, पेटल, यूनिट है, यस सर, स्टेमेन यस सर, और पिस्टल या कार्पल। यस सर, मैं क्लियर? 4 वर्ल्स हो गई ना। तो इनर मोस्ट वर्ल कौन सी है? जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आया एग्जाम में, उसने पूछा सबसे अंदर कौन सी वर्ल होती है, तो सबसे अंदर कौन सा पार्ट होता है? स्टाइल स्टिग्मा, स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी। तो सबसे अंदर की वर्ल कार्पल हुई कि नहीं हुई? यस सर, मैं करेक्ट आंसर, इनर मोस्ट वर्ल इज कार्पल। आउटर मोस्ट वर्ल सेपल। सेपल सबसे बाहर है, यहीं से पढ़ना शुरू किया था। तो क्वेश्चन समझ रहे हो कैसे बनेंगे? 4 वर्ल अगर फ्लावर में है तो आउटर मोस्ट वर्ल क्या हो गया? सेपल। और इनर मोस्ट वर्ल क्या हो गया? कार्पल या पिस्टल। मैं क्लियर? अच्छा, अब देखिए जो 4 वर्ल हैं, इनमें से अगर कोई भी वर्ल एब्सेंट हो जाएगी तो फ्लावर इनकम्प्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट हो जाएगा। इनकम्प्लीट का मतलब है कि फ्लावर में कोई भी एक वर्ल एब्सेंट है, चारों में से कोई भी। तो जितने भी फ्लावर यूनिसेक्सुअल होते हैं वो सब इनकम्प्लीट होते हैं बेटा, क्योंकि उनमें या तो मेल पार्ट एब्सेंट होता है, स्टेमेन, या फीमेल पार्ट पिस्टल या कार्पल एब्सेंट होता है बेटा। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर आर इनकम्प्लीट ना, बिकॉज दे लैक वन ऑफ द वर्ल, आइदर स्टेमेन और पिस्टल और कार्पल, उनमें कोई एक पार्ट एब्सेंट हो जाता है। ये बात क्लियर है सबको? क्लियर है यहाँ तक? इसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों को? यस, इतनी बात क्लियर है। चलिए फ्लावर के स्ट्रक्चर को लेके, तो अब देखिए प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट स्ट्रक्चर में वो बता रहा है फ्लावर के डिफरेंट स्ट्रक्चर के बारे में, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में। तो इन्हीं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में हम लोग फ्लावर में 1 बाय 1 स्ट्रक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। सब लोग ने एनसीईआरटी खोल रखी है, देखिए पेज नंबर देख लीजिए, एनसीईआरटी का 5 है। और इसके अकॉर्डिंग हम लोग प्री रिप्रोडक्शन से पहले मेल पार्ट को सबसे पहले पढ़ेंगे। और मेल पार्ट हमारा है स्टेमेन। क्या है? स्टेमेन। मेल पार्ट स्टेमेन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा। मैं क्लियर? स्टेमेन। तो अगर हम लोग स्टेमेन को पढ़ेंगे तो स्टेमेन में ऐसा कोई स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। मे आई क्लियर दैट? यस सर, ऐसा कुछ क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं? मे आई क्लियर दिस? ठीक है ना। तो अब हमने क्या क्या बना रखा है स्टेमेन को पढ़ने के लिए? ये वाला पार्ट थैलेमस है। ये कौन सा पार्ट है? थैलेमस। ये वाला हिस्सा फिलामेंट है और ये वाला हिस्सा एंथर है बेटा। मे क्लियर? यस सर, और ये फिलामेंट है। क्लियर है बेटा? इस एंथर और फिलामेंट को जोड़ के ही तो स्टेमेन कहते हैं बेटा। ठीक है ना। तो ये देखिए स्टेमेन बना हुआ है, ये फिलामेंट लंबा सा बना हुआ है, ऊपर एंथर बना हुआ है, देख रहे हैं सब लोग? ठीक है ना। एंथर में कितनी लोब होती हैं? कौन बच्चा आंसर बताएगा? जो स्टेमेन्स होती हैं उसके एंथर में हाउ मेनी लोब्स आर देयर? 2। तो अगर एंथर में 2 लोब होती हैं तो क्या हम लोग बाइलोब्ड लिख सकते हैं कि एंथर कैसा है? बाइलोब्ड। एंथर इज अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। इज इट क्लियर? यस, एंथर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। ये बात क्लियर है बच्चों को कि एंथर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है बेटा? कोई कंफ्यूजन नहीं। तो एंथर अगर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है तो इस एंथर को फर्दर अगर हम लोग और डिटेल में स्टडी करेंगे बेटा, तो इस एंथर को इंटरनली थोड़ा सा ड्रॉ करके देखते हैं बेटा। ध्यान से देखिए, और इसका इंटरनल स्ट्रक्चर थोड़ा सा आएगा डिटेल में, डिटेलिंग आएगी उसकी की। मे आई क्लियर? ठीक है ना। तो इस तरह से अगर हम लोग स्ट्रक्चर एंथर का और डिटेल में ड्रॉ करेंगे बेटा, ठीक है ना, और डिटेल में एंथर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो उस डिटेलिंग स्ट्रक्चर में हमें क्या दिखेगा? ठीक है ना, कि एंथर के अंदर है ना 2 लोब जो थी, उन्हीं लोब के अंदर स्पोरेंजिया है। क्या है? स्पोरेंजिया या स्पोरेंजियम है बेटा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? रिप्रोडक्शन के लिए प्लांट स्पोर्स बनाएगा। क्या बनाएगा? स्पोर्स। 2 तरह के स्पोर रिप्रोडक्शन में प्लांट के बनेंगे, एक छोटा वाला जिसका नाम माइक्रोस्पोर है और एक बड़ा वाला जिसका नाम मेगास्पोर है। मैं क्लियर? स्पोरोफाइट प्लांट है, डिप्लॉयड है, इनमें स्पोर्स बनेगा बेटा। क्लियर है? तो अगर इसके अंदर माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होंगे बेटा रिप्रोडक्शन के लिए, क्या प्रोड्यूस होंगे? माइक्रोस्पोर। तो माइक्रोस्पोर जिसके अंदर प्रोड्यूस होता है उस स्ट्रक्चर का नाम होता है माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या नाम होता है?
माइक्रोस्पोरेंजिया। तो एक एंथर लोब में 2 स्पोरेंजिया दिख रहे हैं सबको, दूसरे वाले में भी कितने स्पोरेंजिया दिख रहे हैं? 2। बोलो। तो एंथर लोब 2 हैं लेकिन स्पोरेंजिया कितने हैं? 4। तो क्या हम टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? एंथर बाइलोब्ड है, डाइथिकस स्टेमेन है। बाइलोब्ड मतलब डाइथिकस है। कैसा है? डाइथिकस। थीका मतलब लोब है, ठीक है ना। लेकिन आपको मालूम है 4 स्पोरेंजिया है, तो हम लोग कंडीशन को बोलते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट। क्या बोलते हैं? टेट्रास्पोरेंजिएट। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। मैं क्लियर? ये क्वेश्चन भी नीट में इंपॉर्टेंट है। जो एंथर है उसकी कंडीशन आपको याद रखनी है, बाइलोब्ड है, डाइथिकस है और टेट्रास्पोरेंजिएट है। मतलब एंथर में लोब 2 हैं लेकिन स्पोरेंजिया 4 हैं। मैं क्लियर? क्लियर बच्चों? माइक्रोस्पोरेंजिया 4 है और यही माइक्रोस्पोरेंजिया धीरे धीरे आगे चल के एक नए स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा जिनको हम बोलेंगे पॉलन सैक। क्या बोलेंगे बेटा? पॉलन सैक। मैं क्लियर? मैं क्लियर यहाँ तक? ठीक है ना। अब ये जो एंथर का फिलामेंट है बेटा, फिलामेंट में 2 एंड है, एक प्रॉक्सिमल और एक डिस्टल। एक प्रॉक्सिमल मतलब पास वाला, डिस्टल मतलब दूर वाला। तो फ्लावर के पास जो रहेगा वो प्रॉक्सिमल माना जाएगा। जैसे कि अगर मैं इस वाले की बात करूं, एक बार देखेंगे दोबारा से, ये वाला हिस्सा प्रॉक्सिमल है, पास वाला है, और ऊपर वाला डिस्टल है, दूर वाला बेटा। तो प्रॉक्सिमल एंड किससे जुड़ा है? थैलेमस से। किससे जुड़ा है? और डिस्टल एंड ऊपर एंथर से जुड़ा है फिलामेंट का। क्लियर है? ये लाइन भी दी हुई है उन्होंने, प्रॉक्सिमल और डिस्टल एंड, यहाँ पर आप देखेंगे तो। क्लियर है बेटा? चलिए, तो यहाँ तक सबको एनसीईआरटी का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट समझ में आ गया है कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसको स्टेमेन कह रहे हैं। स्टेमेन में एंथर है, नीचे फिलामेंट है। एंथर में 2 लोब हैं जिसको हम लोग डाइथिकस स्टेमेन बोल रहे हैं, और 4 स्पोरेंजिया हैं, तो टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन हो चुकी है, सबने देखा है। फिलामेंट में जो प्रॉक्सिमल एंड है ना, वो आपका थैलमस से जुड़ा हुआ है और डिस्टल एंड ऊपर एंथर से जुड़ेगा। क्लियर है बेटा? ठीक है ना। इन्हीं माइक्रोस्पोरेंजिया को हम पॉलन सैक के नाम से भी जानते हैं, जिनके अंदर रिप्रोडक्शन के लिए बनेंगे पॉलन ग्रेन्स। माइक्रोस्पोर बनेंगे जिनको पॉलन ग्रेन्स कहते हैं। मे आई क्लियर? शायद सबको यहाँ तक क्लियर है बच्चों? आप अपने कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या चीज़ अनक्लियर है आपको। चलिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोग को और क्या क्या डिस्कस करना है बेटा। इतना टॉपिक डिस्कस होने के बाद यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई डाउट? एनी डाउट? नो। चलिए, अच्छा, अब देखें, अगर हम लोग आगे देखें, डिटेलिंग देखें और डिटेल में, तो अब हमें स्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर पढ़ना है। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरेंजियम। अब हम क्या पढ़ेंगे? स्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर। क्लियर है बेटा? तो स्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर अगर हम बोलें तो ये कनेक्टिव है जो दोनों लोब को जोड़ता है बेटा। 4 स्पोरेंजिया हैं, 1, 2, 3 और 4। मैं क्लियर? 4 स्पोरेंजिया क्लियर है ना बेटा? चलिए, तो स्पोरेंजियल वॉल मल्टी लेयर्ड है। कैसी है बेटा? मल्टी लेयर्ड है। मल्टी लेयर्ड वॉल को अगर हम लोग ड्रॉ करके देखेंगे तो इस मल्टी लेयर्ड वॉल में सबसे बाहर की लेयर का नाम एपिडर्मिस है। क्या है? सारे स्पोरेंजिया एक जैसे होते हैं। सबसे बाहर की लेयर एपिडर्मिस है बेटा, आउटर मोस्ट लेयर है। तो सबसे बाहर की लेयर हमारी क्या बन गई? एपिडर्मिस। ये पॉइंट क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है? एपिडर्मिस। इसके बाद जो दूसरी लेयर आपको बनानी है बच्चों, ठीक है ना, जो दूसरी लेयर आपको बनानी है उसी का नाम एंडोथीशियम है। क्या नाम है? ये सेकेंड लेयर होती है एंडोथीशियम। क्लियर है? एंडोथीशियम है ना। और इसके बाद अगर हम कोई लेयर बनाते हैं, देखिए ये पहले ही बच्चे बता रहे हैं कि इसके बाद की लेयर को हम लोग मिडिल लेयर के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मिडिल लेयर बेटा, ठीक है ना। मिडिल लेयर है। और सबसे अंदर की लेयर को हम लोग बोलते हैं बेटा टेपिटम। क्या बोलते हैं अंदर की लेयर को? टेपिटम। टेपिटम इनर मोस्ट लेयर है। देखिए वाइट, इस कलर से बना देते हैं हम टेपिटम को, वाइट से। इज इट क्लियर? टेपिटम इनर मोस्ट लेयर हो गई। तो देखिए, ये क्वेश्चन भी नीट के लिए इंपॉर्टेंट है कि स्पोरेंजिया का जो स्ट्रक्चर है उसमें आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस हो जाएगी, इनर मोस्ट टेपिटम हो जाएगी बेटा। क्लियर है? सारे स्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर एक जैसा है, ये सबको समझ में आ रहा है। और जो स्पोरेंजिया हैं बेटा वो 4 हैं। एक का स्ट्रक्चर जैसे आपने पढ़ लिया वैसे ही सारे स्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर होगा बेटा। और इसमें जो
टेपिटम है उसका फंक्शन अलग है और बाकी 3 लेयर जो बाहर की तरफ है उनका फंक्शन अलग है। मतलब एपिडर्मिस, मिडिल लेयर और एंडोथीशियम, ये तीनों का काम प्रोटेक्शन है। क्या काम है? और डेहेसेंस, डेहेसेंस मतलब क्या होता है? हाँ, फटना उसका, ठीक है ना। और अगर वो फटेगा तो पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर बाहर की तरफ रिलीज होते हैं बेटा, है ना। तो ऑल द आउटर 3 लेयर मेनली हेल्प इन प्रोटेक्शन ऑफ स्पोर्स एंड ऑल्सो हेल्प इन डेहेसेंस। वो डेहेसेंस में भी मदद करते हैं और प्रोटेक्शन में भी हेल्प करते हैं। मे आई क्लियर? लेकिन जो अंदर वाली लेयर है, सबसे अंदर दिख रही है टेपिटम, इसका मेन काम न्यूट्रिशन है बेटा। टेपिटम न्यूट्रिटिव लेयर है, जो डेवलपिंग स्पोर्स होते हैं उनको टेपिटम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। टेपिटम ऑलवेज प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग स्पोर्स। सर ये भी कह सकते हैं मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड पॉलन ग्रेन। हाँ, टेपिटम न्यूट्रिशन देती है पॉलन ग्रेन्स को, अंदर जो पॉलन ग्रेन बनेंगे उनको। यस सर। क्लियर है? तो न्यूट्रिशन मतलब ग्लूकोज, फ्रक्टोज, है ना, खाना पीना देगी। मे आई क्लियर? चलिए अब हम लोग आगे की कहानी थोड़ी और देखते हैं। तो जितने भी स्पोरेंजिया होते हैं उनके अंदर एक खास तरह का टिश्यू है, ऊतक है, जिसको बोलते हैं बच्चों स्पोरोजिनस टिश्यू। कौन सा टिश्यू? स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरेंजिया है भाई स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू कॉल्ड स्पोरोजिनस टिश्यू। देखिए लिखा हुआ है स्पोरोजिनस टिश्यू बच्चों एनसीईआरटी में। और अभी अभी हम लोग ने टेपिटम भी पढ़ा है, देखिए लिखा हुआ है, एंडोथीशियम भी लिखा हुआ है, मिडिल लेयर भी लिखी हुई है, एपिडर्मिस भी लिखी हुई है। सारी लेयर एनसीईआरटी ने 1 बाय 1 मेंशन कर रखी हैं। और स्पोरोजिनस टिश्यू से ही हम स्टार्ट करेंगे आगे की कहानी, ठीक है ना। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू है। मे आई क्लियर दिस? यहाँ तक क्लियर है सबको? तो बेटा स्पोरोजिनस टिश्यू से आगे क्या होगा, यहाँ पर देखो बच्चों, नोट भी कर सकते हो। स्पोरोजिनस टिश्यू स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्पोरोजिनस टिश्यू डिप्लॉयड है और यही स्पोरोजिनस टिश्यू के सेल्स चेंज होकर बनाएंगे MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल बेटा, टिश्यू डिप्लॉयड है, 2n है, तो मदर सेल भी 2n होंगी। और मदर सेल में आगे मियोसिस होगी। क्या होगी? रिडक्शन डिवीजन होगा बेटा, है ना। तो मियोसिस करने से यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम बोलेंगे स्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर टेट्राड। 4 स्पोर बनेंगे बेटा एक साथ, 1 से 4 सेल बनती है ना मियोसिस में। मे आई क्लियर? तो अगर ये एक सेल है तो डिवाइड करके ऐसे 4 सेल बनेंगे टेट्राड में, 3 सामने दिखेगा और एक पीछे बेटा। क्लियर है? और यही टेट्राड के सारे सेल्स धीरे धीरे 4 सेपरेट हो जाएंगे, चारों अलग अलग हो जाएंगे और उनके अलग होने से बनेंगे स्पोर्स छोटे छोटे, जिनका नाम है माइक्रोस्पोर। क्या नाम है? और यही माइक्रोस्पोर अपने अंदर कुछ चेंजेस करेंगे, वॉल्स बनाएंगे एक्साइन इंटाइन, है ना। तो इन्हीं माइक्रोस्पोर्स को ही हम लोग कुछ देर बाद डिफाइन करेंगे पॉलन ग्रेन। क्या बोलेंगे? मे आई क्लियर दिस? नोट कर सकते हैं सब लोग। मियोसिस के बाद बना है ये सब। तो n है, मियोसिस हो चुकी है, तो टेट्राड के सेल्स भी n है, माइक्रोस्पोर भी n है और पॉलन ग्रेन भी n है। इसको फटाफट नोट कर लेंगे सारे लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखिए माइक्रोस्पोर का बनना, पॉलन ग्रेन का बनना डिफाइन कहलाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो हम लोग ने क्या पढ़ लिया? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट रिप्रोडक्शन के जरिए माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन कर रहा है, पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन कर रहा है। इट इज नोटेड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्लियर? तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कोई स्ट्रक्चर है या प्रोसेस है? हु विल आंसर? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस स्ट्रक्चर है या प्रोसेस है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वर्ड, इट इज अ स्ट्रक्चर और प्रोसेस? प्रोसेस। इट इज नॉट ए स्ट्रक्चर। और व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम स्पोरोजिनस टिश्यू और माइक्रोस्पोर मदर सेल। जो मदर सेल्स हैं उनसे माइक्रोस्पोर का बनना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है कि नहीं है? जेनेसिस मतलब जनरेट होना। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में स्पोरेंजिया के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू है, उनके सेल से बनेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस करेगा तो माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा। टेट्राड में 4 सेल हैं हैप्लॉइड, वो सेपरेट होकर माइक्रोस्पोर बनेंगे एंड दैट माइक्रोस्पोर चेंज इनटू पॉलन ग्रेन्स। इसको नोट कर लें सारे लोग, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस फटाफट नोट करो, नोट करो। इज इट क्लियर? चलिए तो इसके आगे हम लोग देखते हैं कि आगे हम लोग क्या कवर करते हैं और किस तरह से टॉपिक को।
चलिए, तो यही माइक्रोस्पोर जो पॉलिन ग्रेन्स हैं उनके स्ट्रक्चर को लेके दोबारा बात हो रही है कि जो पॉलिन ग्रेन्स हैं प्लांट्स में, माइक्रोस्पोर्स हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। मैं क्लियर है ना। तो जो पॉलिन ग्रेन्स हैं, माइक्रोस्पोर्स हैं बेटा, जितने भी एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं उनमें माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं होता। इनका साइज, इनका स्ट्रक्चर, इनकी डिज़ाइन में काफ़ी वेरिएशन है। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इनको हम केवल और केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही ऑब्जर्व कर सकते हैं बेटा, है ना। परागकण इन्हीं को कहते हैं बेटा। तो कह रहा है वो, एनसीईआरटी कह रही है, देयर इज अ वेराइटी ऑफ आर्किटेक्चर इन द साइज, शेप एंड कलर एंड डिजाइन ऑफ पॉलिन ग्रेन, है ना। देखिए यहाँ पर पॉलिन ग्रेन का साइज और डिजाइन, यहाँ पर देखिए पॉलिन ग्रेन का, यहाँ पर देखिए पॉलिन ग्रेन की डिजाइन, तो सबकी एक जैसी है या डिफरेंट है बेटा? डिफरेंट है। ये डिफरेंट प्लांट्स के पॉलिन ग्रेन्स एनसीईआरटी ने मेंशन करके बनाए कि नहीं बनाए। इनका आर्किटेक्चर मतलब इनका डिजाइन, इनकी वॉल लेयर की डिजाइनिंग अलग अलग होती है बेटा। आगे वो कह रहे हैं एक जनरल साइज जो पॉलिन ग्रेन का है वो 25 से 50 माइक्रोमीटर है, म्यू एम है बेटा। नॉर्मल साइज 25 से 50 माइक्रो एम, म्यू एम, माइक्रोमीटर इन डायमीटर, मिनिमम 25 और मैक्सिमम 50 म्यू एम। आगे वो कह रहा है कि ये 2 लेयर्ड वॉल होती है इन पॉलिन ग्रेन्स के बाहर। सबसे बाहर एक हार्ड वॉल होती है जिसको हम बोलते हैं एक्साइन। क्या बोलते हैं? है ना। जो बाहर की ओर एक्साइन लेयर होती है पॉलिन ग्रेन में, ये एक खास पदार्थ की बनी होती है बेटा जिसका नाम है स्पोरोपोलिनिन। क्या नाम है? तो एक्साइन एक ऑर्गेनिक केमिकल की बनी है जिसको स्पोरोपोलिनिन कहते हैं। मे आई क्लियर? स्पोरोपोलिनिन एक ऑर्गेनिक मटेरियल है बेटा जो एक्साइन को बनाने में इन्वॉल्व है, ठीक है ना। ऑर्गेनिक मटेरियल है, ये एक्साइन बनाता है पॉलिन ग्रेन की। और ये स्पोरोपोलिनिन जहां पर मिसिंग होगी वहीं पर आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा जर्म पोर। क्या बन जाएगा बेटा? जर्म पोर। हम लोग पॉलिन का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं बेटा, उसको जहां पर मिसिंग होगी वो जर्म पोर हो जाएगा। ये बात मैंने क्लियर की है। स्पोरोपोलिनिन के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि स्पोरोपोलिनिन जो है वो रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। रेजिस्टेंट मतलब आसानी से नष्ट नहीं होता, रेजिस्ट स्ट्रक्चर है बेटा। इसको हाई टेम्परेचर से, है ना, किसी एल्कली से, किसी एसिड से या किसी एंजाइम से हम लोग डिग्रेडेट नहीं कर सकते, नष्ट नहीं कर सकते। मैं क्लियर? चाहे हम एसिड इसके ऊपर लगा दें, चाहे कोई एल्कली लगा दें, चाहे हाई टेम्परेचर लगा दें, चाहे हम कोई एंजाइम लगा दें, लेकिन हम इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को नष्ट नहीं कर सकते हैं। नॉन डिग्रेडेबल है ना, नष्ट नहीं की जा सकती है बेटा। तो अगर ये नष्ट नहीं की जा सकती है तो अगर पॉलिन ग्रेन मर भी गया, डेथ भी कर गया, तो क्या पॉलिन ग्रेन ऐसे ही अर्थ क्रस्ट में दबा रहेगा ना? क्योंकि ये लेयर तो नष्ट होती नहीं है बेटा। तो क्या पॉलिन ग्रेन्स के फॉसिल हमें मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे बेटा? फॉसिल स्टडी आज से पुराने 200 साल 500 साल प्लांट्स के, पुराने प्लांट्स के पॉलिन ग्रेन एज इट इज मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे बेटा? मैं क्लियर? यही वो कह रहा है कि देखिए यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है pollen grains are well preserved, pollen grains are well preserved as fossil because of presence of sporopollenin, है ना। और द एक्साइन एग्जिबिट अ फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न एंड डिजाइन। जितने भी प्लांट्स होते हैं उनमें एक्साइन की डिजाइन एक जैसी नहीं होती है बेटा, है ना। एक्साइन की डिजाइन लगातार अलग अलग होती है। इसका जो प्रोजेक्शन है, डिजाइनिंग है, आर्किटेक्ट है एक्साइन का, वो काफ़ी अलग अलग हर प्लांट में है जो ऑर्गेनिक मटेरियल स्पोरोपोलिनिन का बना हुआ है। मैं क्लियर? इसके अलावा अब दूसरी लेयर की बात कर रहे हैं तो पॉलिन ग्रेन में इनर वॉल को इंटाइन कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक्साइन इंटाइन, है ना। एक्साइन बाहर है, इंटाइन अंदर है। एक बाहर वाली और एक अंदर वाली लेयर। बाहर वाली लेयर का नाम अंदर वाली का इंटाइन। क्लियर है बेटा? इंटाइन जिस ऑर्गेनिक केमिकल की बनी होती है बच्चों, उस ऑर्गेनिक केमिकल को हम लोग सेलुलोज और पेक्टिन के नाम से जानते हैं, है ना। तो इंटाइन के लिए अगर हम लोग यहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे तो दिस इंटाइन इज कंटिन्यूअस, है ना। और ये किस चीज़ की बनी हुई है बेटा? सेलुलोज और पेक्टिन नाम के पदार्थ की। मैं क्लियर? इंटाइन सेलुलोज और पेक्टिन की बनी हुई है। ये बात क्लियर है तुमको? ठीक है ना। और इसके बाद अंदर साइटोप्लाज्म है, इसके बाद अंदर साइटोप्लाज्म है बेटा, है ना। पूरा न्यूक्लियस भी होगा, है ना। और एक मेम्ब्रेन होती है, यही पॉलिन का स्ट्रक्चर है बेटा। इसी तरह का पॉलिन यहाँ बताया गया है। मैं क्लियर? पॉलिन का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया सबको? तो पॉलिन कितने सेल वाला स्ट्रक्चर होता है? एक पॉलिन ग्रेन 1 सेल, यूनिसेलुलर होता है। बोलो बेटा। ये पॉलिन ग्रेन 1-2 बनते हैं या बहुत सारे? किसके अंदर? पॉलिन सैक के अंदर, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर।
और जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो जो पॉलन सैक है वो डेहेसेंस करता है, फट जाता है बेटा, और यही पॉलन ग्रेन हवा में रिलीज हो जाते हैं बेटा। और यही पॉलन ग्रेन तो पॉलिनेशन के समय स्टिग्मा पर पहुंचेंगे, क्लियर है, आफ्टर लैंडिंग। और यही पॉलन ग्रेन जो हैं इनके स्ट्रक्चर में बाहर की लेयर का एक्साइन नाम है, अंदर की लेयर का इंटाइन है। एक्साइन जिस ऑर्गेनिक केमिकल की बनी है उसको हम लोग स्पोरोपोलेनिन कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? स्पोरोपोलेनिन। इंटाइन सेलुलोज और पेक्टिन की बनी है, और एक्साइन कभी भी नष्ट नहीं होती है, इसीलिए उसको एज अ फॉसिल हम लोग इजीली प्रिजर्व कर सकते हैं। हम लोग ने अभी अभी ये बात डिस्कस की हुई है। मे आई क्लियर दिस? यहाँ तक सबको ये बात क्लियर है? चलिए, तो यही पॉलन ग्रेन देखिए आगे डेवलपमेंट कैसे करेंगे। सारे बच्चे यहाँ पर देखें बेटा, काफ़ी टॉपिक इंपॉर्टेंट अब चल रहा है हमारा। तो यही पॉलन ग्रेन अगर फर्दर डेवलपमेंट करेंगे तो आगे चल के पॉलन ग्रेन अपने को सिंपल डिवीजन से डिवाइड करेगा बेटा। 2 सेल्ड स्टेज बनेगी, 2 सेल्ड वाली स्टेज। और इस 2 सेल्ड वाली स्टेज को देखिएगा एक बार बच्चों, 2 सेल्ड स्टेज को, इस 2 सेल्ड स्टेज को, ये 2 सेल्ड स्टेज बच्चों को दिख रही है, इस 2 सेल्ड स्टेज को हम लोग बड़े वाले सेल का नाम रखते हैं वेजिटेटिव या जेनरेटिव सेल। कौन सा सेल? वेजिटेटिव सेल। और छोटे वाले का नाम जेनरेटिव सेल है बेटा। ये 2 सेल्ड स्टेज हो गई है जो यहाँ बनी हुई है, देखिए छोटा वाला जेनरेटिव सेल है और बड़ा वाला वेजिटेटिव सेल है। मे आई क्लियर? 2 सेल्ड स्टेज ऑफ प्लांट इज क्लियर है ना। इसके बाद बेटा जो 2 सेल्ड स्टेज हम लोग ने डिस्कस कर ली, तो इसके बाद फर्दर अगर डेवलपमेंट होगा तो जो 2 सेल्ड स्टेज है वो और ज़्यादा डेवलपमेंट करेगी बेटा। और अगर वो फर्दर और भी डेवलपमेंट करती है तो जनरेटिव सेल डिवाइड करेगा, और जनरेटिव सेल से बनेंगे 2 मेल गैमीट्स। क्या बनेंगे? 2 मेल। और अब आ जाएगी 3 सेल्ड स्टेज बेटा। मे क्लियर? तो एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखा हुआ है कि 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट, हाउ मेनी प्लांट्स? 60% एंजियोस्पर्म प्लांट्स में पॉलिनेशन 2 सेल्ड स्टेज पे होता है बच्चों। कितने सेल्ड स्टेज पे होता है? और रिमेनिंग जो प्लांट बचेंगे 40% जो प्लांट बचेंगे उनमें पॉलिनेशन 3 सेल्ड स्टेज पर होगा। मे क्लियर? पॉलिनेशन समझते हैं ना? पॉलिन का यहाँ से निकलकर स्टिग्मा पर जाना, फीमेल पार्ट पर जाना। तो पॉलिनेशन ऑलवेज वेरिएबल है, कभी 2 सेल्ड स्टेज पे और कभी 3 सेल्ड स्टेज पे। मे क्लियर? 2 सेल्ड स्टेज पे 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, और रिमेनिंग जो 40% बचेंगे दैट आर पॉलिनेटेड एट 3 सेल्ड स्टेज बिकॉज देयर जनरेटिव सेल डिवाइड एंड मेक 2 मेल gametes before pollination. May I clear? This point is clear बेटा? Yes sir. चलिए, तो इतना आप यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए पॉलन के बारे में और भी जानकारी हमारे पास है। बहुत अच्छा एनसीईआरटी ने डायग्राम बना हुआ है, जरा ध्यान से देखिए। ये बी का, हनी बी का पॉलन है ना। किस तरह से हनी बी ले रही है पॉलन बेटा, और इस तरह से देखिए कैप्सूल्स या टैबलेट्स आपको दिख रहे हैं पॉलन के। बोलो बेटा, ये पॉलन की एनर्जी ड्रिंक आपको दिख रहा है, शेक है ना। ये पॉलन की क्रीम दिख रही है बेटा, एनसीईआरटी ने बना रखा है पॉलन से बनने वाले प्रोडक्ट। तो पॉलन ग्रेन्स में पोषण है, पोषण मतलब न्यूट्रिशन है बेटा, क्लियर है। तो अगर पॉलन ग्रेन में न्यूट्रिशन है, वाइटामिन्स है, मिनरल्स है, कैल्शियम है, ठीक है ना, तो हम पॉलन ग्रेन्स को फूड सप्लीमेंट के रूप में खा सकते हैं बेटा। खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं पॉलन टैबलेट्स को, क्लियर है बेटा। हाँ, तो ये वेस्टर्न कंट्रीज है ना, फॉरेन कंट्रीज में ये टैबलेट्स और सिरप के रूप में मार्केट में अवेलेबल है और लोग इनको यूज़ भी करते हैं बेटा। और एथलीट्स लोग जो है अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए इनका यूज़ करते हैं बेटा। और हॉर्स रेसिंग में भी इनका इस्तेमाल लंबे समय से किया जा रहा है बेटा, क्लियर है। पॉलन सिरप्स एंड टैबलेट्स आर अवेलेबल इन वेस्टर्न कंट्रीज to improve their performance of horse racing and athletes performance, because these are rich in nutrients. I think each and every part is clear. May I clear this? Yes sir. Pollen grain में क्या है समझ में आ रहा है? एनसीईआरटी ने साफ लिख रखा है ना, pollen grains are rich in nutrients. Nutrients मतलब इसमें शुगर है, विटामिन है, मिनरल्स हैं, यही तो पोषण होता है। अब it has become a fashion in recent year to use pollen as a food supplement. ये फैशन है कि पॉलन को फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। और वो कह रहा है इन वेस्टर्न कंट्रीज मतलब फॉरेन कंट्रीज है ना, लार्ज नंबर ऑफ पॉलन प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट एंड सिरप आर अवेलेबल इन द मार्केट। देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, पॉलन ग्रेन की क्रीम है, एनर्जी शेक दिख रहा है, बी का पॉलन पाउडर दिख रहा है, ये कैप्सूल दिख रहा है। तो एक ही प्रोडक्ट है, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। गोली भी दिख रही है, सिरप भी दिख रहा है, क्रीम भी चेहरे पे लगाने वाली दिख रही है। बोलो बेटा। Yes sir.
pollen consumption has been claimed to increase the performance of athletes, है ना। एथलीट्स जो लोग होते हैं वो अपनी परफॉर्मेंस को इनहेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए पॉलन प्रोडक्ट यूज करते हैं बेटा, और हॉर्स रेसिंग में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे एनर्जी बॉडी में ज़्यादा बनेगी बेटा, न्यूट्रिएंट्स इनमें। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं पॉलन वाइबिलिटी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक पॉलन वाइबिलिटी है बेटा। पॉलन वाइबिलिटी सबने पहले भी डिस्कस किया हुआ है शायद। हमारा अगला टॉपिक पॉलन वाइबिलिटी है। मैं क्लियर? पॉलन वाइबिलिटी मैं क्लियर? वाइबिलिटी मीन्स कि पॉलन वाइबल है, जिंदा है या मरा हुआ है। वाइबिलिटी मीन्स वाइबल और नॉन वाइबल, जिंदा है या मरा हुआ है। अगर एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स बने हैं तो ये वन सेल्ड स्ट्रक्चर है बेटा, इनमें लिमिटेड न्यूट्रिशन होता है। तो कुछ प्लांट्स के पॉलन ग्रेन्स की वाइबिलिटी बहुत कम होती है और कुछ की बहुत ज़्यादा होती है। तो पॉलन ग्रेन्स की वाइबिलिटी एक जैसी नहीं है, कुछ की कम है, कुछ की ज़्यादा है। जितने भी ग्रासेस हैं, सीरियल्स हैं, उनकी बहुत लो वाइबिलिटी होती है, केवल 30 मिनट्स है, शॉर्ट वाइबिलिटी है बेटा ग्रासेस में। जैसे आपने पढ़ा है जितनी भी सीरियल्स हैं, राइस है, वीट है ना, और सीरियल्स हैं, अनाज है, उनमें 30 मिनट्स की तो वाइबिलिटी होती है। तो उन्होंने बोला जो सीरियल्स हैं, अनाज है ना, जैसे वीट है, राइस है, मेज है ना, इन सब में लो वाइबिलिटी है बेटा 30 मिनट्स। 30 मिनट्स तो बहुत कम हुआ ना, तो इनकी वाइबिलिटी बहुत कम देर की है। मे आई क्लियर दिस? और बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनकी पॉलन वाइबिलिटी जो है वो 6 मंथ होती है। 6 महीने तो काफ़ी ज़्यादा हो गए ना, लॉन्ग टर्म वाइबिलिटी हो गई 6 महीने, है ना। ये शॉर्ट टर्म वाइबिलिटी है, शॉर्ट वाइबिलिटी है, और ये लॉन्ग वाइबिलिटी हो जाएगी, काफ़ी लंबे समय तक हो जाएगी लॉन्ग टर्म। मे आई क्लियर दिस? लॉन्ग टर्म वाइबिलिटी है प्लांट्स की, है ना। तो अगर लॉन्ग टर्म वाइबिलिटी पॉलन की है बेटा, तो लॉन्ग टर्म वाइबिलिटी में 3 फैमिलीज हैं एंजियोस्पर्म की, जिनमें पहली फैमिली उन्होंने दी है रोजेसी। कौन सी दी है? रोजेसी, है ना। दूसरी उन्होंने दी है लेग्यूमिनेसी, और तीसरी एक फैमिली है सोलेनेसी, है ना। इन तीनों में लॉन्ग टर्म वाइबिलिटी उन्होंने शो की है। इनका एग्जाम्पल राम, लक्ष्मण और सीता से बच्चों को याद रखना है। राम फॉर रोजेसी, एल लक्ष्मण फॉर लेग्यूमिनेसी, एंड सीता फॉर सोलेनेसी। इस तरह के निमोनिक्स हम इनको याद कर सकते हैं, और भी आप अपने लिए कोई निमोनिक्स बना सकते हैं अच्छा सा। मैं क्लियर दिस? शुगर केन जो है उसकी वाइबिलिटी हैं? शुगर केन की उसकी भी 6 मंथ होती है। हाँ, तो उनकी वाइबिलिटी ज़्यादा हो सकती है। ये कुछ जो एनसीईआरटी का डेटा है वो यहाँ पर हम लोग ने यूज़ किया हुआ है बेटा, जितने प्लांट्स एनसीईआरटी ने दे रखे हैं। तो शॉर्ट और लॉन्ग टर्म वाइबिलिटी सबको समझ में आ गई बेटा। ये वाइबिलिटी की बात क्यों हो रही है बेटा? जैसे आप मान लीजिए कि हम पॉलन बैंक में किसी प्लांट का पॉलन ग्रेन स्टोर करके रखना है, और तुमने बिना वाइबिलिटी चेक किए उसको रख लिया, मालूम चला कि वो डेड था, और जब तुम्हें काम आया आर्टिफिशियल पॉलिनेशन में तो वो डेड निकला, तो तुम्हारी तो सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी ना। तो हम पॉलन बैंक में जब पॉलन ग्रेन को प्रिजर्व करके रखेंगे, है ना, जैसे हाँ, तो वाइबिलिटी चेक करनी पड़ेगी आपको किसी केमिकल से, है ना। कुछ केमिकल्स आते हैं लैब में जिससे चेक हो जाती है कि ये पॉलन ग्रेन जिंदा है या मरा है, वाइबल है या नॉन वाइबल है बेटा। तो केवल वाइबल पॉलन ग्रेन्स ही रखे जाएंगे। अगर वो नॉन वाइबल निकले तो उनको रखने का कोई सेंस नहीं है इन द पॉलन बैंक। और पॉलन बैंक में उसी तरह से पॉलन ग्रेन को रखा जाता है जैसे सीमेन स्पर्म्स को रखा जाता है बेटा, है ना, एनिमल हस्बेंड्री में। हाँ, सेमिनेशन करने के लिए लो टेम्परेचर पे बेटा। और पॉलन बैंक में कितना लो टेम्परेचर यूज करते हैं? -196 डिग्री सेंटीग्रेड। और लिक्विड नाइट्रोजन जो कोल्ड स्टोरेज का होता है बेटा, मे आई क्लियर दिस? -196 डिग्री और लिक्विड नाइट्रोजन इज मेनली यूज्ड टू स्टोर द पॉलन ग्रेन। यही लिखा हुआ है उन्होंने। क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में ऐसे पॉलन ग्रेन यूज होते हैं बेटा। फिर आपको आर्टिफिशियल पॉलिनेशन वगैरह करना है तो आप ऐसे पॉलन ग्रेन को फिर यूज कर सकते हैं ना डस्टिंग के लिए। तो मे आई क्लियर पॉलन वाइबिलिटी एंड डाइट स्टोरेज? क्लियर है मेल पार्ट? चलिए, अगर इतना पार्ट हमारा क्लियर है तो आगे की ओर हम फीमेल पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। मेल पार्ट हमारा डिस्कस हो चुका है। फीमेल पार्ट फ्लावर में क्या कहलाता है बेटा? मेल पार्ट को जैसे आप स्टेमन बोल रहे थे, वैसे फीमेल पार्ट को पिस्टल या कार्पल बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो अब हम फीमेल पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं जिसको पिस्टल या
कार्पल के नाम से जानते हैं। मे आई क्लियर दिस? पिस्टल और कार्पल। तो बच्चों अब हम लोग पिस्टल पढ़ने जा रहे हैं या इसी को कार्पल भी कहते हैं। मे आई क्लियर? तो अब कार्पल की दो कंडीशन है, अगर किसी प्लांट में एक कार्पल होगा तो मोनोकार्पेलरी, मोनोकार्पेलरी, और एक से ज़्यादा होगा मोर देन वन, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, तो मल्टी कार्पेलरी। कौन सा कार्पेलरी? मल्टी कार्पेलरी। मे आई क्लियर दिस? मोनोकार्पेलरी और मल्टी कार्पेलरी। कार्पल्स का नंबर ज़्यादा है बेटा। अब ये जो मल्टी कार्पेलरी कंडीशन है इसमें भी दो ग्रुप हो जाएंगे बेटा। मान लीजिए कार्पल्स बहुत सारे हैं और वो कार्पल्स आपस में जुड़े हैं तो हम वर्ड यूज़ करते हैं सिन कार्पस। कौन सा वर्ड पढ़ा है ना हम लोगों ने? और अगर वो जुड़े हुए नहीं है तो एपोकार्पस वर्ड यूज़ होता है। कौन सा वर्ड यूज़ होता है बच्चों? एपोकार्पस। कार्पल्स आर फ्री। मे आई क्लियर दिस? यहाँ तक हम लोग ने क्लियर किया हुआ है ना बच्चों? अच्छा, इसके बाद वाला पेज था। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने एनसीईआरटी ने डिफरेंट प्लांट्स के कार्पल्स को बना के भी दिखाया हुआ है। देखिए सबसे पहले हिबिस्कस जो गुड़हल का फूल है उसका कार्पल बना हुआ है, मल्टी कार्पेलरी सिन कार्पस है। देखिए 5 कार्पल्स हैं, पांचों की ओवरी जुड़ चुकी है, स्टाइल भी जुड़ चुका है और स्टिग्मा आपको अलग अलग दिख रहा है। सिन कार्पस कंडीशन है हिबिस्कस में। मल्टी कार्पेलरी ये पेपेवर सोमनीफेरम है, ये ड्रग वील्डिंग प्लांट है ना, अफीम इसी से मिलता है बेटा। पेपेवर प्लांट दूसरा वाला बना हुआ है। तो इसमें भी देखिए ओवरी स्टाइल और स्टिग्मा आपस में फ्यूज्ड है बेटा। मे आई क्लियर? ओवरी स्टाइल और स्टिग्मा फ्यूज्ड है। क्लियर है ना? ये भी फ्यूज्ड है। मल्टी कार्पेलरी दोनों है ना, लेकिन ये सिन कार्पस कंडीशन है। मोनोकार्पेलरी का डायग्राम यहाँ बना हुआ नहीं है ना, मल्टी कार्पेलरी के सारे डायग्राम हैं। ये सिन कार्पस है और ये वाला एपोकार्पस है। लास्ट वाला डायग्राम देखिए एपोकार्पस का है। देखिए कंडीशन उन्होंने लिखी है ना एपोकार्पस मल्टी कार्पेलरी में। और एपोकार्पस में देखिए कार्पल्स अलग अलग हैं, ओवरीज अलग अलग हैं। किसको दिख रही है ओवरीज अलग अलग? किसी को दिखी है अलग अलग ओवरीज? आई थिंक दिख रही है ना अलग अलग ओवरीज। मे आई क्लियर दिस? है ना, कार्पल्स हैं कि नहीं है अलग अलग? आ सकता है लेबलिंग में, काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है ना। तो अब ये अगर कार्पल्स अलग अलग हैं तो एपोकार्पस है। और ये कंडीशन किसके गाइनोशियम में है? माइचेला। माइचेला इज नथिंग बट चंपा, चंपा वाला प्लांट है ना, इसमें एपोकार्पस कंडीशन है। और मैंने ये भी बताया था कि जो गुलाब है, कमल है, उन सब में भी एपोकार्पस कंडीशन होती है। उनके भी कार्पल्स मल्टी कार्पेलरी होते हैं और आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं। इज इट क्लियर? एपोकार्पस सिन कार्पस क्लियर है बेटा? हिबिस्कस सिन कार्पस, पेपेवर सिन कार्पस, माइचेला एपोकार्पस। एपोकार्पस मल्टी तो सब में है कार्पल्स। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो ओवरी है बेटा, जो ओवरी है उस ओवरी के अंदर जो चैम्बर होता है उसको हम लोग बोलते हैं लॉक्यूल। और उसी के अंदर प्लेसेंटा होता है और उसी प्लेसेंटा से जो स्ट्रक्चर डेवलप होगा दैट इज ओव्यूल। क्या बोलते हैं? इसी को मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल कहते हैं। और एंजियोस्पर्म में जो ओव्यूल है उसका स्ट्रक्चर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसके स्ट्रक्चर को फटाफट हम लोग जल्दी जल्दी बना लेते हैं। ऐसे शायद आपने देखा होगा ऐसा कोई ओव्यूल कभी बनाया हो। मे आई क्लियर दिस? ऐसा ओव्यूल बच्चों ने बनाया है? यही तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। तो कैसे ओव्यूल है ओवरी के अंदर, सीधे या उल्टे हैं? उल्टे हैं। ऐसे उल्टे ओव्यूल को हम लोग एनाट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। कैसा ओव्यूल है? एनाट्रोपस टेक्निकल वर्ड है। एनाट्रोपस इन्वर्टेड ओव्यूल होता है। अगर ये ओव्यूल बिल्कुल सीधा सीधा होगा, कुछ प्लांट्स में होता है नेचर में, तो उसको ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। ऑर्थोट्रोपस मतलब स्ट्रेट ओव्यूल कहते हैं उसको। क्लियर है? तो इन्वर्टेड ओव्यूल है जिसको हम लोग एनाट्रोपस ओव्यूल के नाम से जानते हैं। मे आई क्लियर दैट? और इस ओव्यूल में ओव्यूल की डंडी को बच्चों फ्यूनिकल कहते हैं, ओव्यूल के स्टॉक को फ्यूनिकल कहते हैं। मे आई क्लियर? जहाँ पर ओव्यूल की बॉडी और फ्यूनिकल जुड़ता है वो पॉइंट आपका होता है हाइलम। ये पॉइंट भी क्लियर है बच्चों को? जो ओव्यूल की कवरिंग है उसमें आउटर इंटीगुमेंट है, फिर इनर इंटीगुमेंट है। मे आई क्लियर दिस? जहाँ पर इंटीगुमेंट एब्सेंट है वो माइक्रोपाइल है। ये माइक्रोपाइलर पोल हो जाएगा और माइक्रोपाइल के अपोजिट में चिलाजल पोल हो जाएगा। ओव्यूल के अंदर जो टिश्यू है वो न्यूसिलस है। कौन सा टिश्यू? न्यूसिलस का ही कोई एक सेल मेगास्पोर मदर सेल बनाएगा और वही मदर सेल बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट, जिसका अच्छा नाम कौन सा सैक? एम्ब्रियो सैक। वेरी गुड। तो ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर बच्चों को आई थिंक समझ में आया है।
ओव्यूल समझ गए? सारी बातें ओव्यूल में समझ में आ गई हैं। तो ओव्यूल में हाइलम को कौन डिफाइन करके बताएगा कि व्हाट इज हाइलम? हाइलम क्या होता है? हाइलम सर हाइलम वो पॉइंट है जहां से ओव्यूल की बॉडी और फ्यूनिकल जुड़ते हैं, डंडी ये जुड़ते हैं। स्टॉक। यस सर। ओव्यूल में जो इंटीगमेंट है, कवरिंग है, वो एक है या दो है? दो है। सर दो। आउटर इंटीगमेंट और Inner। इनर इंटीगमेंट। जहां पर इंटीगमेंट एब्सेंट है उसी को माइक्रोपाइल कहते हैं बेटा। यस सर। ओव्यूल के अंदर जो टिश्यू होता है वो न्यूसिलस है। कौन सा टिश्यू? न्यूसिलस। न्यूसिलस से ही अंदर बनेगा फीमेल गैमेटोफाइट, जिसको आप एम्ब्रियो सैक के नाम से जानते हैं। तो मीमांसा DRER क्लासेस में इस तरह से हम लोग यूट्यूब के माध्यम से जुड़कर अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स का हमारा टॉपिक चल रहा है। और इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने के लिए हम अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ेंगे। तब तक आप NCERT को रीड करते रहें। हम लोग जल्दी ही अपना नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। एक बार